डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं साइंस का सोल्यूशन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सोल्यूशन से। फटाफट आप इसको देख लीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन जो था, इसमें पूछा गया था विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सा है, तो उसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, एम्पियर में नापा जाता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। डी ऑप्शन करेक्ट करना है। नेक्स्ट है इसमें 17Cl35 यानी क्लोरीन 35। इसमें आपको जो है मास नंबर वगैरह दे रखे हैं, तो इसका जो है आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। न्यूट्रॉनों की संख्या जो है आपको टोटल माइनस लोअर को कर देते हैं, तो ये आ जाता है 18। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही है। 18 इसमें कर लेना है आपको। इसके बाद में परमाणु संख्या 20 के साथ तत्व आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में रखे जाते हैं, तो वो चौथे आवर्त में रखे जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसको आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए दोनों के लिए फुल सोल्यूशन है इसमें। वृत्तीय गति में वो बिंदु जिसके चारों ओर वस्तु घूमती है उसको हमेशा जो है वो विराम अवस्था में रहता है। कोई भी बिंदु जो है उसके चारों तरफ कोई भी चीज़ घूमेगी, लेकिन बिंदु जो है हमेशा जो है स्टेबल रहता है। इसके बाद में आ गया केल्विन पैमाने पर किसी वस्तु का ताप 300 के है, तो उसको सेल्सियस में मापेंगे तो कितनी आएगी, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो एसआई मात्रक जो है एम्पियर आपको बताना है, तो ये एम्पियर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताने थे, आपको एलिमेंट दिया हुआ था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18। इसके बाद में इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20 इज प्लेस, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इन ए सर्कुलर मोशन द पॉइंट्स अराउंड विच बॉडी मूव्स रिमेन्स, जो है रेस्ट में रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता, तो ये इसका ऑप्शन हो गया। इसके बाद में द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट केल्विन स्केल इज़ 300 केल्विन देन इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस विल बी, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 27 डिग्री। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। इसके बाद में आ जाते हैं हम इसके खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पर है आपका समान प्रतिरोध वाले दो धाराओं जो कि समांतर में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, के परिणामी का मान जो है प्रत्येक प्रतिरोध के आधा होगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में नेफ्रॉन जो है वो वक्र की संरचनात्मक इकाई है, और खेतों से आने वाले पोषक तत्वों द्वारा समृद्ध हो जाना सुपोषण कहलाता है। और उसके बाद में खाली खांसी और खसरा जैसे रोग जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं। ठीक है, ये आपको भरना था। इसका जो आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए है, वहाँ पे आपको फर्स्ट में हाफ, सेकंड में रॉबर्ट हुक, तीसरे में नेफ्रॉन, चौथे में आपको यूट्रोपिकेशन, और लास्ट में आपको बैक्टीरिया भर देना है। ये आपका सोल्यूशन हो गया फिलिप्स के। अब बात करते हैं आपके मैचिंग के। तो आपको जो मैच करना है, सबसे पहले बृहद पोषक तत्व जो होते हैं आपके, वो होता है नाइट्रोजन। उसके बाद में दूसरा है इंसुलिन का जो होता है, तो इससे मधुमेह रोग हो जाता है। उसके बाद में ज्योति तीव्रता का मापक जो मात्रक है वो कैडला होता है। इसके बाद में परमाणु मॉडल जो है वो बोर का मॉडल है। उसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है वो जिंक होता है। तो इस तरह से आपको मिला रखे हैं हमने कलरफुल, आप देख सकते हैं। इसको इसी तरह से आपको मैच कर लेना, उसके नंबर आप आराम से डाल लेना। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम का जो सोल्यूशन है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये बी आ जाएगा, नाइट्रोजन। और उसके बाद में आपका जो है इंसुलिन कॉजेज जो होता है डायबिटीज़। उसके बाद में यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो हो जाता है कैंडला। उसके बाद में आपका एटॉमिक मॉडल जो होता है वो बोहर का मॉडल है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जिंक होते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं आपके एक एक नंबर के बड़े जो क्वेश्चन हैं उनमें। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है, ताकि दाब यानी कि प्रेशर आपके कंधों पे कम पड़े, दाब हटाने के लिए, टू डिक्रीज द प्रेशर। उसके बाद में चाल क्या है, एसआई मात्रक लिखना है। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को हम चाल कहते हैं, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम एंड एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में हमें बताना था उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो कोई भी अंतर। तो यहाँ पे अंतरों का भंडारा है, आप कोई भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, एक जैसा ना लिखें ताकि आपको आसानी से नंबर अच्छे मिल सके। तो उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए यहाँ पे अंतर लिखें, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। आप इनमें से कोई भी अंतर आप लिख सकते हैं, केवल आपको दो लिखने हैं, आप दो से ज़्यादा तीन भी लिख सकते हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है इंग्लिश मीडियम के लिए, तो यहाँ पर ये है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में जो है डिफरेंसेस बताने थे, तो यहाँ पर आपके सामने है। इसके बाद में हम बात करें आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी, तो लोहे के जो पांचवा क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था कि जो आयरन के बीच में जब वो डाल देते हैं तो उसका कैसे बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है कि लोहे के अणु जो होते हैं एक दिशा में होकर के, सारे के सारे एक दिशा में होकर के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। द आयरन एटम लाइन अप
टू ऐड द मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। छठा क्वेश्चन में है, निषेचन द्वारा पौधों की नई पीढ़ी हेतु बीज बनना संभव नहीं होगा अगर वहाँ से निकाल देंगे। क्वेश्चन में आपने पढ़ा ही होगा, फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू सीड फॉर्मेशन फॉर न्यू जनरेशन ऑफ प्लांट्स विल नॉट बी पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा। इसके बाद में आपका जो है बताया था तत्वों का नाम और उसका जो है सिंबल बताना था। तो एक आपका जो मेटल होता है वो सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, और इसका जो सिंबल होता है Na, Mg और Al होता है। ठीक है, ये आपको लिख देने थे। सातवें के बाद में आ जाते हैं आठवें क्वेश्चन पे। तो इसमें आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक यानी कि आपका जो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट में दोनों में अंतर बताना था। तो मूल मात्रक इधर लिखा हुआ है और आपका जो है जो ड्राइव यूनिट है वो आपके साइड में लिखी हुई है, यानी कि व्युत्पन्न जो हमने करता है। मूल मात्रक तो आपका ये है पूरा का पूरा कंप्लीट, और जो व्युत्पन्न किया गया है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो दोनों में आपको अंतर बताने थे तीन। यहाँ पर भी आपको फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट में डिफरेंसेस बता रखे हैं। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है आपको बताना था और वो क्या होता है, उसके बाद में आपको उसका एग्जाम्पल देना था। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे के समझाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में पदार्थ को जो बनाया जाता है या फिर बिगाड़ा जाता है वो हो नहीं सकता, यानी कि ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब लकड़ी जलती है तो कालिख, राख गैसों का द्रव्यमान चारकोल के मूल द्रव्यमान और पहली प्रतिक्रिया करने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जब आपकी लकड़ी जल जाती है, यार मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आप मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती पिघलने के बाद में जो उसका मोम बचता है उस मोम को और जो उस जला है वो बराबर होते हैं ऑक्सीजन जो उसने कंज्यूम किया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, तो वो आपको लिखना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो एग्जांपल पूछे गए थे कि जिसमें रिसीवर और आपका जो है स्पीकर और रिसीवर दोनों लगे रहते हैं, तो आपका टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न, ये तीन एग्जाम्पल हैं उसके। उसके बाद में आपको एल्केन का सामान्य सूत्र बताना था, एल्कीन का और एल्काइन का, ये तीनों का सामान्य सूत्र यहाँ लिखे हुए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए कंप्लीट। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया था कि जो आदमी जल जाए अगर तो उसके लिए प्राथमिक ऐड आप क्या करेंगे। तो कोई भी तीन चीज़ बतानी थी, यहाँ पे चार चीज़ें लिखी गई हैं कि जैसे कि जल जाए तो सूजन हो जाती है वहाँ पे, तो उसको कम करने के जल स्थान को कम से कम 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में हम रख देंगे ताकि फफूले ना पड़ें, और जलन को शांत करने के लिए एंटीसेप्टिक स्प्रे, एंटीबायोटिक, मलहम वगैरह जो भी हम लगा सकते हैं। जले के चारों ओर जो हल्की पट्टी को ढीले तरीके से बांध देते हैं, और उसके अलावा दर्द में राहत के लिए एंटामिनोफेन या इबुप्रोफेन या नेप्रोक्सन जो है वो दे सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट लिखें ना लिखें, लेकिन ये 3 पॉइंट ऊपर वाले आपको लिखने हैं। 13वें क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो पौधे जो है समस्त जंतुओं और को या फिर जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, उत्पादक। और ये प्रथम पोषक स्तर में आते हैं। इसका ये पूछा गया था कि किस पोषक स्तर में आते हैं, तो प्रथम में, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं ये। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है फीड करते हैं ह्यूमन को और एनिमल्स को। उसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है, इसमें ए और बी ऑप्शन में पूछा गया था कि आपको जो है उसका फॉर्मूला बताना था और उसका जो बनेगा वो क्या होगा उसका नाम लिखना था। तो ये आपका बनेगा उससे जो कि सोडियम सल्फेट बनेगा, और दूसरा एल्युमिनियम जो है क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ए और बी ऑप्शन कंप्लीट हो गया। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो पादप कोशिका में एक कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और अन्य विशिष्ट प्लासिड और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। ये तो होती है उसके अंदर। उसके बाद में क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल की दीवारें जो है मजबूत होती हैं, और ये ईमानदारी से यानी कि सीधी संरचनाएं करती हैं, ईमानदार या सीधी बोल सकते हैं आप, संरचनाएं बनाने में उन्मुक्त है। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेट हो जाएगा आपका, अपराइट, सीधी। ठीक है, और इस तरह से ये पूरा का पूरा आंसर लिखना था। इसके बाद में आते हैं हम 16वें क्वेश्चन पे। तो 16वें क्वेश्चन में आपको बताना था जो दिए गए अम्ल हैं या क्षार हैं वो बताना था। साबुन आपका क्षार होता है यानी बेस होता है, खाने का सोडा जो है आपका क्षार होता है, बेस होता है, संतरा जो है अम्ल होता है, एसिड में आ जाता है, ताज़ा दूध भी आपका अम्ल एसिड में आ जाता है, और नींबू पानी भी आपका अम्ल एसिड में आ जाएगा। तो ये आपको अलग अलग बताने थे कि कौन सा क्षार है और कौन सा आपका जो है अम्ल है। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें IUPAC नेम लिखने थे आपको। तो यहाँ पर जो है CH3CHO का इथेनॉल या एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं, और CH3OH को मिथाइल अल्कोहल बोला जाता है। उसके बाद में HCOOH को हम फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड बोलते हैं, और C2H5Br को मोनोब्रोमेथेन या फिर ब्रोमेथेन भी बोल सकते हैं, दोनों आंसर सही है। और CH3COCH3 को 2 प्रोपेनॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया IUPAC नेम। इसके बाद बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वें में पूछा गया समतल दर्पण के आपको बताने हैं, सभी के उपयोग एक एक लिखने हैं। तो ये समतल दर्पण चेहरा देखने के काम आता है, अवतल दर्पण टार्च, सर्च लाइट वगैरह और गाड़ियों की हेडलाइट में काम आता है।
उत्तल दर्पण जो है गाड़ी में चालक की सीट के पीछे यानी कि बैक पीछे की चीज़ों को देखने का काम आता है। उत्तल लेंस जो है दूर दृष्टि दोष का निवारण करता है, और उत्तल जो है वो निकट दृष्टि दोष का निवारण करता है। और प्रिज्म जो है माइक्रोस्कोप, लेंस, टेलीस्कोप और लेज़र डायोड में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि यूज्ड एज लुकिंग ग्लास और यूज्ड एज सर्च लाइट, सेविंग मिरर्स और सैटेलाइट डिशेस और यूज्ड इन ए रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ हाइपर हाइपरोपिया और यूज इन मायोपिया। तो ये आप लिख सकते हैं। या और उसके बाद में प्रिज्म जो है यूज इन माइक्रोस्कोप, लेंसेज, टेलीस्कोप और लेज़र डायोड्स वगैरह आप इसका जो होता है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं 19वां क्वेश्चन जो आपका लास्ट है। तो इसमें पूछा गया था आपसे कि जो पाचन करता है यानी कि आपके जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा को जो है कौन सा एंजाइम पचाते हैं, तो ट्रिप्सिन पचाता है। और इसको ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन को पचाता है। और जो आपका दूसरा मदद करता है वो एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है, और लाइपेज जो है वसा को पचाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी इसका आंसर लिख दिया गया है। तो यही बस आपको लिखना था, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। बाकी का क्वेश्चन पेपर जो है, अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है या फिर आप देखना चाहते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर भी आप इस तरह से देख सकते हैं। इन सभी के आंसर्स ऊपर की तरफ दे दिए गए हैं, और यही आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर 100% सही हैं। आपको अगर आपने ये आंसर दे दिए तो आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। बिल्कुल आसानी से बहुत तरीके से इसको जो है आंसर बनाया गया है, और काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। आंसर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बना के दिया गया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको सभी को लाभ होगा, फ़ायदा रहेगा, और आपका जो छूटा हुआ है उसको आप कर लेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस स्टूडेंट को इसकी PDF लिंक चाहिए वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता है। और आपके जितने विषय हैं उनको हम एक प्लेलिस्ट आपकी 10th क्लास की CG सोर्स 10th क्लास पेपर्स के नाम से जो आपका एक हमने प्लेलिस्ट बना रखा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें। ये पूरा का पूरा PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो आपको करना था। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर लाइक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वेलकम। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।